हेलो स्टूडेंट्स, हमारा गद्य खंड में प्रथम पाठ राष्ट्र का स्वरूप चल रहा है। राष्ट्र का स्वरूप पाठ डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित है, जो उनके निबंध संग्रह पृथ्वी पुत्र से लिया गया है। इससे पूर्व के वीडियो में हमने जाना कि लेखक ने बताया कि राष्ट्र का निर्माण 3 तत्वों से होता है। वे तत्व हैं भूमि, जन और संस्कृति। इससे पूर्व के वीडियो में हमने भूमि तत्व का अध्ययन किया। उसमें हमने जाना कि भूमि का निर्माण देवताओं ने किया है, वह अनंत काल से है। अतः भूमि के आंतरिक और बाह्य स्वरूप की प्रत्येक अंग की जानकारी प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है। इसी से हमारे राष्ट्र का विकास हो सकता है। जिस राष्ट्र के व्यक्ति जितने अधिक जागरूक होंगे इसके प्रति, वह राष्ट्र उतना ही उन्नति करेगा। तो आइए आज हम राष्ट्र के दूसरे तत्व जन का अध्ययन करेंगे और तीसरे तत्व संस्कृति का भी अध्ययन करेंगे। जन, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। राष्ट्र का दूसरा तत्व है जन, कि केवल हम भूमि को राष्ट्र नहीं कह सकते जब तक उस पर रहने वाले मनुष्य नहीं होंगे, तब तक केवल भूमि को राष्ट्र नहीं कहा जा सकता। राष्ट्र तब कहा जा सकता है जब भूमि और जन के सम्मिलन से ही राष्ट्र का निर्माण संभव है। जन के कारण ही, मनुष्य के कारण ही जो भूमि है वह मातृभूमि कहलाती है और पृथ्वी माता है और सच्चे अर्थों में मनुष्य उसका पुत्र है। माता भूमि, पुत्र पृथ्वी, भूमि मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूँ। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी, अर्थात जब मनुष्य के हृदय में भूमि के प्रति मातृभूमि का भाव उत्पन्न हो जाएगा, तभी उसके हृदय में राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जागृत होगी। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण का अंकुर उत्पन्न होते हैं। इसी भावना से राष्ट्र का विकास होता है। यह भाव जब सशक्त रूप में जागता है, तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। जहाँ यह भाव नहीं है, वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ ही बना रहता है। जहाँ पर देखिए, लेखक ने बताया कि जहाँ मनुष्य के मन में इस धरती के रूप में इस भूमि के प्रति कोई आदर का, कोई सम्मान का भाव नहीं है, तो वहाँ पर जो है उनका संबंध अचेतन होता है, इसमें कोई संवेदनशीलता नहीं होती। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। नमो मातृ पृथ्वी, नमो मातृ पृथ्वी। कि जिस समय मनुष्य के मन में भाव उत्पन्न होता है कि यह धरती भी माता के समान ही मेरा पालन पोषण करती है, निस्वार्थ रूप से यह मुझे इसकी मिट्टी में, धूल में पलकर ही मैं बड़ा हुआ हूँ, इसका ही जल मैंने खाया है, ये शरीर इसी की देन है। जब माता के समान ही यह भाव उसके अंदर उत्पन्न होता है, तो तभी इस पृथ्वी के प्रति, इस भूमि के प्रति उसका आदर का भाव, उसकी सुरक्षा का भाव उसके मन में जागृत हो जाता है और वो माता के समान ही से इसका आदर करने लगता है कि नमो मातृ पृथ्वी, कि इस माता रूपी भूमि को मेरा प्रणाम, माता रूपी भूमि को मेरा प्रणाम है। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधःपतन को सूचित करता है।
जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक राष्ट्र की भावना को जागृत करने के लिए, राष्ट्र के प्रेम को जागृत करने के लिए मनुष्य को संबोधित करता हुआ कहता है कि जिस मनुष्य के अंदर इस धरती के प्रति माता के समान आदर का भाव नहीं है तो वह उसका पुत्र कहलाने का और उसके किसी भी चीज का उपभोग करने का अधिकारी नहीं है कि, और जो मनुष्य इस भूमि को माता के समान आदर के रूप में जानता है, उसके अंदर आदर का भाव जागृत होता है, तो यह भाव ही भूमि और मनुष्य के बंधन को दृढ़ करता है, उसके रिश्ते को मजबूत करता है और इसी से ही राष्ट्र का निर्माण संभव होता है। जो मनुष्य इस पृथ्वी के प्रत्येक चीज का उपभोग करना चाहता है तो उसे निस्वार्थ रूप से वही इसका अधिकारी है जो उसका माता के रूप में सम्मान करता है और माता के रूप में जो इसको देखता है। जो पुत्र स्वार्थ रूप में ही माता के ये जिस प्रकार से माता के पास धन है, उसके धन को लेने के लिए, उसकी चीजों का भोग करने के लिए उससे प्रेम करता है, तो वह सच्चे अर्थों में उसका पुत्र नहीं है। तो जिस प्रकार से यह पृथ्वी माता के समान ही, जिस प्रकार से माता अपने सभी संतानों को समान भाव से देखती है, उसका निस्वार्थ रूप से पालन पोषण करती है, उसका हर संभव ध्यान रखती है, हर समय ध्यान रखती है, उसी प्रकार यह धरती भी सभी मनुष्यों का समान रूप से ध्यान रखती है। हमारा जो ये शरीर है इस भूमि की ही देन है, अतः हमारा यही कर्तव्य है कि जो भी इसका उपभोग करना चाहता है, इसके हर चीज से अपने जीवन को सरल बनाना चाहता है, तो उसे इसके प्रति आदर का भाव उसके मन में होना चाहिए, उसकी सुरक्षा के प्रति। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर है, उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है, नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों के मानने वाले हैं, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं और इस प्रकार उनका सौहार्द भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, अतः राष्ट्र के प्रत्येक अंग की शुद्ध हमें लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर के यदि एक भाग में अंधकार है और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने में असमर्थ हो। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। जन का प्रभाव अनंत होता है। सहस्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्र जन ने तारतम्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्र जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्रीय निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का समत्ववाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो यहाँ पर प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार से माता अपनी सभी संतानों को समान रूप से प्यार करती है, प्रेम करती है, उसके लिए उसके सभी पुत्र समान है, कोई भेदभाव नहीं करती। उनके दुख में वह दुखी होती है, उनके सुख में वह आनंद का अनुभव करती है। उसी प्रकार से यह पृथ्वी भी सभी को समान अधिकार देती है। इस पर बसने वाले सभी जन बराबर है, चाहे वे नगर में रहे, चाहे ये पृथ्वी असीमित है, अनंत है, इसकी सीमाएं अनंत है। कोई पर्वतों पर रहता है, कोई मैदान में रहता है, तो कहीं पर भी नगर, जनपद, पुर, गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के क्षेत्रों में लोग रहते हैं। उनकी भाषाएं अलग हो सकती हैं, उनका जीवन
रहन सहन के स्तर में भी एक दूसरे से पीछे हो सकते हैं, लेकिन यह पृथ्वी सभी को अपने ऊपर समान अधिकार देती है, सभी को समान सुविधाएं प्रदान करती है। अतः उनका जो पृथ्वी के साथ संबंध है उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो सकता, नहीं होता। अतः इस लेखक ने स्पष्ट किया है कि इस पृथ्वी के विस्तृत विशाल प्रांगण में सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त है, सभी को अपनी प्रगति के और उन्नति के लिए समान अवसर प्राप्त है। सभी, यदि कोई भी राज्य किसी भी व्यक्ति को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता, इसी प्रकार से कोई भी राष्ट्र किसी भी क्षेत्र या वर्ग को पिछड़ा हो छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकता, उन्नति नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पर समान अधिकार है। यदि कोई भी, इसलिए प्रत्येक मानव का यह कर्तव्य, इसलिए प्रत्येक देशवासी का यह कर्तव्य है कि हम प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक क्षेत्र, समस्त देश का यह कर्तव्य है कि प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक संप्रदाय, प्रत्येक जाति के व्यक्तियों का हमें ध्यान रखना होगा। प्रत्येक व्यक्ति का, किसी को हम पीछे नहीं छोड़ सकते, तभी देश की उन्नति संभव है। इसके साथ ही साथ यदि किसी भी देश के किसी एक व्यक्ति या एक क्षेत्र में भी गरीबी है, पिछड़ापन है, तो वहां पर उसका प्रभाव केवल उस क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहता, अपितु वह पूरे देश को प्रभावित करता है। अतः हम सब का यह कर्तव्य है कि हमें अपने निस्वार्थों को छोड़ करके, अपनी संकुचित विचारधारा को छोड़ करके हम सब व्यापक दृष्टि से सोचें और प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति से ही राष्ट्र की उन्नति संभव है। अतः हम सबको साथ मिलकर के राष्ट्र की उन्नति का विकास करना चाहिए। जन का प्रवाह अनंत होता है। जिस प्रकार से मनुष्य का यह जीवन धारा जल की धारा के, नदी की धारा के समान है, जिस प्रकार जल निरंतर बहता रहता है उसी प्रकार यह भी निरंतर बहती रहती है। लेकिन इसमें इतिहास में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन यह जीवन धारा समाप्त नहीं होती। और इसी प्रकार से ये राष्ट्र जब तक है, उसकी प्रगति है, तो मनुष्य का विकास भी संभव है। अतः हमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के आघातों का सामना करते हुए नए राष्ट्र का निर्माण करना है। धन्यवाद। तो अगले वीडियो में हम इसके तीसरे तत्व संस्कृति का अध्ययन करें। अभी तक हमने इसके 2 तत्वों का अध्ययन किया, भूमि और जल। धन्यवाद।